नमस्कार, दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं हूं विनीता। प्रस्तुत है आज की ताजा खबरें। गुजरात एवं हिमाचल प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिली कामयाबी से दरभंगा शहर के भाजपा कार्यकर्ताओं में खुशी की जबरदस्त लहर दौड़ गई और उन लोगों ने विजय जुलूस निकाला, रंग अबीर लगाकर एक दूसरे को मुबारकबाद दिया और पटाखे फोड़कर खुशी का इजहार किया। जिस तरह गुजरात में कांग्रेस ने जातिवाद का खेल खेला, समाज को बांटने का कुचक्र रचने का प्रयास किया, भाई भाई में बांटने का प्रयास किया, लेकिन गुजरात और हिमाचल की जनता जो है उसके कुचक्र को विफल कर दी और नरेंद्र मोदी जी जो पूरे विश्व के नेता हैं उनको जो है विजयश्री दिलाई और भारतीय जनता पार्टी गुजरात और हिमाचल में पूर्ण बहुमत से सरकार जो है बना रही है। निश्चित रूप से जो नरेंद्र मोदी जी का विकास का एजेंडा है, जो नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में सबका साथ सबका विकास का काम किया है, उसी तरह गुजरात और हिमाचल की जनता ने बता दिया कि नहीं, भारतीय जनता पार्टी ही असल अर्थों में विकास कर सकती है और देश का कल्याण कर सकती है। वह यूपीए की कोई पार्टी हो, आपस में संप्रदाय के नाम पर, आपस में जातिवाद के नाम पर जो कुत्सित प्रयास देश को, राज्यों को आपस में भाई और भाइयों को बांटने का प्रयास किया जा रहा है, देश की जनता इसको बर्दाश्त नहीं कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें देश भर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता अपने नेतृत्व पर, केंद्रीय नेतृत्व पर भरोसा करता। इसका सबसे बड़ा वजह है कि यहाँ न तो परिवारवाद है और न जातवाद है, ये राष्ट्रवाद को लेकर और सबका साथ सबका विकास शासन में ही नहीं संगठन में भी नारा है। और अभी आप वर्तमान समय में देख रहे हैं गुजरात में इतने लंबे समय शासन के बाद, जीएसटी और नोटबंदी के बाद विरोधी जिस तरह से उल्टा सीधा सिखाने का काम किया, उसके बाद भी जनता इतना भरोसा किया है। इसके लिए संपूर्ण गुजरात वासी, हिमाचल वासी पर पूरे देश भर का लोग उससे शुभकामना आशीर्वाद दे रहे हैं। आज पूरे देश के भाजपाई में उमंग है, पूरा उत्साह है। पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में जो गुजरात और हिमाचल में जीत हुई है भारतीय जनता पार्टी का, उसका श्रेय हम लोग आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी को दे रहे हैं। उनका जो गुजरात में विकास 22 वर्षों में जो गुजरात को बनाने का काम उन्होंने किया, जो भारत के प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने पूरे हिंदुस्तान में जो काम किया है, आज जनता उनको पूर्ण विश्वास के साथ गुजरात और हिमाचल में सरकार बना करके और पूरे भारत में, पूरे हिंदुस्तान में आज भारतीय जनता पार्टी ही नहीं, आम लोगों में इतना उत्साह है, लोग आज उत्साहित है। लिए आज का दिन ऐतिहासिक दिन है। आज हमने 2 स्टेट को जीता है, गुजरात और हिमाचल प्रदेश, और वहाँ की ऐतिहासिक जीत के लिए गुजरात और हिमाचल प्रदेश के मतदाता बंधुओं को दरभंगा महिला मोर्चा की ओर से बहुत बहुत आभार और साधुवाद देते हैं। ये फल है नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा किए गए, जो उन्होंने देश के हित में और देश को आगे बढ़ाने के लिए जनहित में जो कार्य किया, महिलाओं के लिए अनेक विकास का काम किया, उन्हीं का आज फलाफल है कि हमने हिमाचल और गुजरात को जीत लिया है। एक नया संदेश जा रहा है, क्योंकि गुजरात विधानसभा और हिमाचल विधानसभा में, खासकर हिमाचल में पहले से ही कांग्रेस का राज रहा है, जहां आज हमने फतेह हासिल की है, और गुजरात में तो सदियों से हमारा ही राज रहा है और रहा है और रहेगा। इसलिए हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत धन्यवाद देते हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास करके कार्य कर रही है और इस स्तर पे कार्य करते हुए सबों के साथ मिलकर वो कार्य कर रही है। इसलिए नरेंद्र मोदी जी के काम को मैं
मैं बहुत अधिक सराहती हूँ और देश को आगे ले जाए, मुझे ऐसी ही पार्टियाँ चाहिए। दैनिक समाचार पत्र जागरण के तत्वाधान में सोमवार को नागेंद्र झा स्टेडियम में 1 दिवसीय किसान मेला का आयोजन किया गया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि जिलाधिकारी डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह भी उपस्थित हुए। आयोजित किसान मेला में नगर विधायक संजय सरावगी, कृषि पदाधिकारी समीर कुमार एवं दैनिक जागरण के एजीएम वीके दुबे भी उपस्थित थे। विदित है कि मेला में कृषि उपकरण के अलावा कई प्रकार के पौधों का स्टॉल लगाया गया था। साथ ही बैंकों की ओर से ऋण उपलब्ध कराने की सुविधा दी गई थी। निश्चित रूप से जो आज ये 2 दिवसीय किसान मेला का आयोजन जो किया गया है, आप जब इसके समापन के बाद यहाँ से लौटेंगे तो एक परिवर्तन आप में आनी चाहिए। जैसा कि मैं बॉटनी का छात्र हूँ और मैं जानता हूँ कि किसान की शुरुआत मिट्टी से होती है। सबसे पहले प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, मिट्टी को कैसे तैयार करें, जिसके लिए दैनिक जागरण ने बिहार सरकार के कोलैबोरेशन से ये जो व्यवस्था बनाई है आज 2 दिवसीय, इसमें वो सारी व्यवस्था होगी कि मिट्टी की उर्वरता को कैसे बढ़ाया जाए, उसकी जो कमियां हैं उसको कैसे पूरी की जाए। और जब आप मिट्टी की जांच करा लेंगे तो निश्चित रूप से उसमें प्लॉइंग की जाती है, मतलब ट्रैक्टर चलाना, हल चलाना किया जाता है। उसके लिए भी आपकी व्यवस्था यहाँ मौजूद है। पिछले दिनों दैनिक जागरण पूरे बिहार में दहेज बंदी, जो आज बिहार सरकार का प्रमुख कार्यक्रम है कि दहेज न लेंगे न देंगे, और बाल विवाह के विरोध में पूरे बिहार में इन्होंने यात्राएं निकाली थी और वो बहुत सफल रही। उससे बहुत बड़ा संदेश पूरे बिहार में गया। दहेज विरोधी अभियान और बाल विवाह के विरोध में जो रैली दैनिक जागरण अखबार ने निकाली थी, और आज जो हमारे अन्नदाता है, जो गांव में अन्न का उत्पादन करते हैं और उनकी चिंता आज
दैनिक जागरण अखबार ने की है। आज दैनिक जागरण और बिहार सरकार के सौजन्य से आज पूरे जिले के जो कृषि विभाग से जुड़े हुए पदाधिकारी हैं और किसान हैं, उनके लिए आज यह मेला का आयोजन हुआ और लगातार 2 दिनों तक इनमें विभिन्न तरह की जानकारियां किसानों को दी जाएगी और जो आधुनिक यंत्र पर बिहार सरकार अनुदान दे रही है, वह अनुदान में यंत्र दिया जाएगा और उसकी भी जानकारी यहाँ 2 दिनों तक मिलने वाली है। सबसे पहले हम दैनिक जागरण परिवार को बधाई देना चाहेंगे कि वो सूत्रधार बने और इस कार्यक्रम का आयोजन हुआ है किसान भाइयों के लिए। दैनिक जागरण अपने सामाजिक दायित्वों के प्रति कितना सजग है, ये हम लोग समय समय पर देखते हैं और आज का कार्यक्रम भी उसी कड़ी में आयोजित है। हम लोगों को बहुत मेहनत करने की आवश्यकता है। हमारे कृषि विभाग के जो कर्मी और पदाधिकारी यहाँ उपस्थित हैं, उन लोगों को ये मेला किसान भाइयों के लिए आयोजित है, वो इसका लाभ उठाएं। हम अनुरोध करेंगे उनसे बड़ी संख्या में यहाँ विशेष परिचर्चा के माध्यम से उनकी शंकाओं का समाधान, उनकी जिज्ञासाओं का भी समाधान किया जाएगा और विभिन्न प्रकार के जो आधुनिक यंत्र हैं जिससे हमारा कृषि कार्य न केवल सरल होता है बल्कि फसल की उत्पादकता भी बढ़ती है। जानकारी से और आधुनिक यंत्रों के उपयोग से कम मेहनत में, कम लागत में अधिक उत्पादन किया जा सकता है। इसी को हम कहते हैं कि उत्पादकता हमारी बढ़ती है। तो उसका लाभ सभी लोग उठाएं और इस मेले को आज यहाँ शुरुआत हुई है, हम लोग गांव-गांव तक ले जाएंगे और हम लोगों ने विमर्श किया कि इसको अनुमंडल स्तर पर भी हम लोग आयोजित करेंगे ताकि हमारे जो दूर दराज के किसान भाई हैं वो लोग भी इसका लाभ उठा सकें। बहेड़ी प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत राजखैरा की मुखिया अनीता देवी की अध्यक्षता में कार्यकारिणी की बैठक हुई। पूर्व घोषित कार्यक्रम के तहत सबसे पहले पिछले बैठक में लिए गए निर्णय की संपुष्टि की गई और पंचायत में चल रहे विकासात्मक कार्य की समीक्षा की गई। इसके अलावा सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत लाभुकों के बीच पेंशनधारियों का पेंशन उनके बैंक खाते में जमा कराया गया। सेंट्रल बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान के तत्वाधान में विगत 1 दिसंबर से बहादुरपुर प्रखंड परिसर स्थित कार्यालय में लड़कियों को स्वावलंबी बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर का आयोजन हो रहा है। इस शिविर में 2 पाली में 60 लड़कियों को सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आयोजित प्रशिक्षण शिविर के संबंध में कार्यालय प्रभारी मनीष कुमार गुप्ता ने विस्तृत जानकारी दी। विदित है कि संस्थान की ओर से प्रशिक्षकों को मुफ्त भोजन व ठहरने की व्यवस्था की गई है। यहाँ पे अभी कहाँ किस जगह पे है? अभी किस जगह पे है? अब अभी खादासराय में मेरा घर है। अभी किस जगह पे है? अभी सिलाई कढ़ाई सीखने के लिए आई है। तो इसमें क्या क्या दिया जाता है? तो कैसी व्यवस्था है यहाँ की, इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सुंदर व्यवस्था है। सिलाई कढ़ाई मैम हम लोग को सिखाती है। कपड़ा पर भी पेपर पर पहले सिखाई करती है, फिर कपड़ा काट कर बोलती है, कपड़ा देती है, काटती हूँ। क्या नाम बताइए आप अपना? विभा ठाकुर। नाम बताइए। श्री मनीष कुमार गुप्ता जी। यहाँ पे मैं इस संस्थान में फैकल्टी हूँ जी और इस संस्थान के द्वारा मैं स्वरोजगार के लिए लोगों को ट्रेनिंग देता हूँ। और आज के ट्रेनिंग के बारे में कुछ बताना चाहेंगे? और यहाँ पे कहाँ के स्टूडेंट आते हैं और कितने दूर से आते हैं और उनकी क्या सुविधा मुहैया कराई जाती है, इसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? इस संस्थान में अभी सिलाई कढ़ाई का हम प्रशिक्षण दे रहे हैं। 25 प्रशिक्षणार्थियों का 2 बैच चल रहा है अभी। और हमारे यहाँ सुदूर देहात से लेकर जिले के कुशेश्वर स्थान से लेकर हर एक ब्लॉक के लोग आते हैं। अभी भी हमारे किलोमीटर दूर से लोग आए हुए हैं जो कि बेनीपुर प्रखंड से भी दूर से भी है, तो प्रशिक्षण ले रहे हैं। हम लोग प्रशिक्षण के दौरान उनके रहने, खाने पीने और प्रशिक्षण में लगने वाली सामग्री भी यहाँ उपलब्ध कराते हैं निःशुल्क।
आप किस फैकल्टी से हैं? नहीं, एडमिनिस्ट्रेशन हम देखते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन के फैकल्टी हैं, एडमिनिस्ट्रेशन हम लोग को देखना है। क्या नाम हुआ आपका? श्री मनीष कुमार। मारवाड़ी युवा मंच की पटना शाखा के तत्वाधान में सोमवार को पोलो मैदान में 100 दिव्यांगों का निबंधन किया गया। मारवाड़ी युवा मंच के अध्यक्ष उमेश अग्रवाल तथा उपाध्यक्ष अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि आगामी 21 दिसंबर को पटना में सभी पंजीकृत दिव्यांगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग दिया जाएगा। सर पटना मारवाड़ी युवा मंच पटना शाखा से हम लोगों का 21 तारीख से 24 तारीख तक निःशुल्क आर्टिफिशियल लिम्ब देने का कार्यक्रम है। उसी के तहत हम लोग आए हैं। यहाँ पे जो भी विकलांग भाई बहन हैं हम लोगों के, उनको जो है अधिक से अधिक हम लोग सहायता दे सके, ताकि वो जो विकलांगता का जो अभिशाप है उनसे वो मुक्त हो सके। कितने विकलांग को चयनित किए हैं यहाँ पे? अभी हम लोगों ने करीब 100 का को चयनित करने का है अनुमान यहाँ पे। और आगे क्या योजना है सर? हम लोगों का ये प्रोग्राम जो है हर साल लगता है। इस टाइम में हम लोग हर साल लगाते हैं, जिसमें हम लोग निःशुल्क कृत्रिम पैर देते हैं। क्या शुभ नाम हुआ? जी, मैं उमेश अग्रवाल पटना शाखा से। बिहार के राज्यपाल सह कुलाधिपति सत्यपाल मलिक के निर्देशानुसार सभी विश्वविद्यालयों में 15 जनवरी तक छात्र संघ का चुनाव कराना आवश्यक है। कुलाधिपति के निर्देश के बाद मिथिला विश्वविद्यालय में भी छात्रों के बीच सरगर्मी बढ़ गई है। सोमवार को राष्ट्रीय छात्र जनता दल की ओर से विश्वविद्यालय के केंद्रीय पुस्तकालय में प्रेस वार्ता सह संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष रणधीर यादव के अलावा छात्र राजद के दर्जनों कार्यकर्ता उपस्थित थे। कॉन्फ्रेंस का क्या उद्देश्य है? प्रेस कॉन्फ्रेंस का हमारा उद्देश्य है कि आज जो छात्र राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा जो दरभंगा प्रमंडल के दरभंगा मुख्यालय पे जो हम लोग का छात्र राज का जो एक दिवसीय सेमिनार का जो आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे तमाम जिला अध्यक्ष अपने पूरे कमेटी के साथ और विश्वविद्यालय अध्यक्ष अपने पूरे कमेटी के साथ आज हम लोगों ने बैठकर विचार विमर्श किया कि हमारा छात्र संघ जो चुनाव है जो सामने में, उससे हमें किस तरीके से लड़ना है, हमारा एजेंडा क्या होगा। हमारा मुख्य उद्देश्य भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस की तरह नहीं होगा धर्म के नाम पे। हमारा मुख्य मुद्दा जो होगा जो छात्र संघ चुनाव का होगा, वो छात्रों और शिक्षकों की समस्या को जोरदार तरीके से उठाएंगे और हम लोग छात्र संघ चुनाव में अपनी बहुत भारी मतों से जीत का हम लोग अपने छात्र राष्ट्रीय जनता दल का परचम लहराएंगे। क्या नाम हुआ? आकाश यादव, बिहार प्रदेश अध्यक्ष। लोग कर रहे हैं लाइब्रेरी में, क्या उद्देश्य आप लोग का? जैसा कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने बताया आपको, छात्र राष्ट्रीय जनता दल हर परिस्थिति में छात्र संघ चुनाव जो कुलाधिपति के द्वारा निर्देश दिया गया है, 15 जनवरी तक हमें कराना है, तो हम लोग हर परिस्थिति में छात्र संघ चुनाव में जाने के लिए तैयार हैं। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी कहना चाहते हैं, जो परिस्थिति अभी बनी है बिहार के तमाम विश्वविद्यालय को, तो वो देखना होगा कुलाधिपति को जो ये कैसे चुनाव कराना चाहते हैं। अगर लिंगदो कमेटी इनका जो सबसे मुख्य बेस है, आधार रहा है छात्र संघ चुनाव कराने का, तो उसमें सेशन जो है हमेशा अप्रैल टू मार्च हुआ है या फिर मई टू जून हुआ है, तो ये 5 महीना का सेशन बचता है अभी जो जनवरी में चुनाव होता है। तो एनीवे खैर ये उनका समस्या है, लेकिन छात्र राष्ट्रीय जनता दल पूरी ईमानदारी और ताकत के साथ चुनाव में जाने के लिए तैयार है। और जैसा हमारे अध्यक्ष ने कहा, हम लोग निश्चित रूप से भरोसा दिलाते हैं अपने तमाम साथियों को आपके माध्यम से कि हम लोग छात्र संघ चुनाव में परचम लहराएंगे। चंदन यादव, प्रदेश प्रधान महासचिव। ये बताइए आपके प्रदेश ठंड एवं कुहासे के कारण ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लग गया है। कई ट्रेन घंटों देरी से चल रही है, तो कई ट्रेनों के रद्द होने का सिलसिला भी शुरू हो गया है। दरभंगा जंक्शन से खुलने वाली जीवछ लिंक एक्सप्रेस सोमवार को रद्द कर दिया गया। इसके अलावा कटरा एक्सप्रेस 3
3 घंटा 10 मिनट, साबरमती एक्सप्रेस आधा घंटा, कमला गंगा इंटरसिटी एक्सप्रेस 4 घंटा 40 मिनट, जानकी एक्सप्रेस 30 मिनट तथा गंगा सागर एक्सप्रेस 45 मिनट की देरी से चल रही है। बीते दिने 4 दिनों से बह रही पछिया हवा के कारण कनकनी एवं ठंड में जबरदस्त इजाफा हो गया है और लोगों की दिनचर्या अस्त व्यस्त हो गई है। बढ़ी हुई ठंड के बावजूद जिला प्रशासन की ओर से अभी तक चौक चौराहों पर आग जलाने की व्यवस्था नहीं की गई है, जिससे गरीब एवं मेहनतकश मजदूर तथा रिक्शा चालकों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ठंड पड़ रही है कड़ाके की और विकलांगों सब और जो ठंड में ठुठुर रहा है, न कम्बल नहीं बटा, प्रशासन जो पूरा ध्यान नहीं दे रहा है और चुपचाप बैठे हुआ हम लोग को कहता है कि मिलेगा मिलेगा, नहीं मिलता, जाते हैं चले आते हैं। और अलाव लकड़ी का व्यवस्था हर साल होती थी, 2 साल से नहीं हो रहा। चौक चौराहा पर हम लोग को ठंडी में ठुठुरना पड़ता, न कम्बल मिला न लकड़ी मिला और खाली फोक्सबाजी करता रहता है यहाँ के प्रशासन। क्या नाम हुआ? मोहम्मद सिकंदर। ठंड के समय में जो प्रशासन अलाव की व्यवस्था करते थे, लेकिन इस बार कोई 2-3 दिन से बहुत कड़ाके की ठंड पड़ रही है, बट सरकार जो है इस पे प्रशासन कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो क्या मांग करना चाहेंगे? तो इसीलिए उनसे हम निवेदन करना चाहते हैं कि सभी के लिए अलाव की व्यवस्था की जाए। प्रशासन से यही विनती करना चाहते हैं। क्या नाम हुआ? आनंद कुमार चौधरी। मिथिला विश्वविद्यालय परिसर स्थित धरना स्थल पर सोमवार को मिथिला स्टूडेंट यूनियन की ओर से छात्र अदालत का आयोजन किया गया, जिसमें कई छात्रों ने शामिल होकर अपनी समस्या रखी। विदित है कि निकट भविष्य में मिथिला विश्वविद्यालय में छात्र संघ का चुनाव होने वाला है, जिसे लेकर मिथिला स्टूडेंट यूनियन के कार्यकर्ताओं में सरगर्मी बढ़ गई है। देखिए, हम लोग पिछले 6 महीनों से प्रत्येक साप्ताहिक में सोमवार को हम लोग यहाँ पे छात्र अदालत लगाते हैं 11 से 2 बजे के बीच, और उसमें जितने भी छात्र या छात्राएं आते हैं, चाहे वो बेगूसराय से हो, चाहे वो समस्तीपुर से हो, दरभंगा से हो, मधुबनी से हो, उन लोगों के छात्रों का समस्या का समाधान हम लोग 10 मिनटों में करते हैं। लेकिन वो छात्रों के बीच भी हम अपनी बातों को रखते हैं कि वो समस्या आपका लीगल होना चाहिए, ना कि मिथिला स्टूडेंट यूनियन कोई भी इलीगल काम करती है इस यूनिवर्सिटी में। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमित कुमार ठाकुर और मिथिला स्टूडेंट यूनियन का राष्ट्रीय संगठन प्रभारी है।
देखिए, हम लोग हर एक सोमवार को छात्र अदालत लगाते हैं। आज भी सोमवार है, आज भी हम लोग छात्र अदालत लगाए हैं, जिसमें मधुबनी से, आपको दरभंगा लोकल से, बेगूसराय से छात्र सब आए हैं और विभिन्न तरह की समस्याएं लेके आए हैं। जैसे कि पिछले साल रिजल्ट उनका पेंडिंग हुआ, जो अभी तक क्लियर नहीं हो पाया। एक ऐसा छात्र है जिनको पिछले साल प्रमोटेड किया और चैलेंज किए, लेकिन अभी तक उनका कॉपी नहीं निकला है। इस तरह से जितने भी हैं दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर के, बेगूसराय के छात्र आते हैं अपनी अपनी समस्याओं लेके, और यहाँ पे हम लोग जाते हैं, तुरंत उनका समस्या का समाधान कर देते हैं। मिथिला यूनिवर्सिटी के अलावा और कहाँ कहाँ आप लोग छात्र अदालत लगाते हैं? मिथिला यूनिवर्सिटी में लगाते हैं। उसके बाद जितना भी कॉलेज है पूरे विश्वविद्यालय में, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, बेगूसराय, वो कॉलेज पे भी हम लोगों का छात्र अदालत लगता है। वहाँ पे भी जितने छात्र हैं वो समस्या लेके आते हैं, उनका समाधान किया। और क्या नाम हुआ? जयप्रकाश झा, विश्वविद्यालय सचिव, मिथिला स्टूडेंट यूनियन। आज बहादुरपुर थाना की पुलिस ने नाबालिग लड़की को खाजा सराय से बरामद कर लिया। लड़की कुछ महीनों से बहादुरपुर थाना क्षेत्र अंतर्गत हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में अपने परिजनों के साथ रह रही थी और वहीं से अचानक 13 दिसंबर को गायब हो गई थी। आज की खबरें यही संपन्न हुई। दीजिए विनीता को पूरी टीम के साथ इजाजत। धन्यवाद। श्री साईं टाइल्स, सभी प्रकार के टाइल्स के थोक एवं खुदरा विक्रेता। सजाए आपका घर, डिजिटल टाइल्स, ग्लॉसी टाइल्स, नैनो टाइल्स, डबल चांस टाइल्स। प्रोपराइटर शशि मोहन सिंह। संपर्क करें सुनीता जायसवाल 8271120829। मनोज जी 7004886211। निखिल जी 8409663321। नमस्कार, आप देख रहे हैं दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। हमारा खास कार्यक्रम है, बीजेपी की जबरदस्त जीत हुई है। 2 राज्यों गुजरात और हिमाचल प्रदेश में जीत के बाद बीजेपी काफी उत्साहित दिख रही है। वहीं कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका है। हमारे साथ दरभंगा के जिला उपाध्यक्ष अशोक नायक जी हैं। स्वागत है आपका अशोक नायक जी हमारे इस कार्यक्रम में। सबसे पहले चर्चा करेंगे, आपको सबसे पहले तो बधाई दे दें कि बहुत बहुत बधाई, आपने गुजरात और हिमाचल में आपने अच्छा प्रदर्शन किया है। सवाल जरूर उठता है, आपकी जीत हुई है लेकिन कहीं ना कहीं सीट आपका लूज हुआ है, इसकी क्या वजह रह गई है? देखिए, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और गुजरात की चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की जीत हुई है। इसके लिए हम दरभंगा जिला की ओर से सभी कार्यकर्ताओं को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। चुनाव होता है। गुजरात के अंदर में सीट हमारी जरूर थोड़ी सी कमी है, लेकिन जिस तरीके से गुजरात के विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस का जो चुनाव कैंपेनिंग था वह इतनी निम्न स्तर का इस चुनाव को बनाया, जिससे वहां के मतदाताओं में दिग्भ्रमित करने का काम किया। लेकिन गुजरात की जनता विकास को चुना, जीएसटी को चुना, नोटबंदी को चुना और जात पात से ऊपर उठ करके भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया और भारतीय जनता पार्टी की 6वीं बार पुनः वहां सरकार बनी है। जी अशोक जी, आपने सही कहा है कि बीजेपी की सरकार बनी है और राजनीति बहुत अच्छी राजनीति हुई वहाँ पे, लेकिन जो क्या ये मुद्दा क्या रहा? क्योंकि कारण ये हमेशा पूरा बीजेपी कैंपेन जब तक की है, सिर्फ और सिर्फ 2-4 बयान कांग्रेस के तरफ से जो आए या फिर अन्य निर्दलीय से
जो बयान आए उसको लेकर बीजेपी काफी देर तक लोगों के बीच प्रसारित किया। जिस तरह से प्रधानमंत्री पर टिप्पणी की गई, उसके बाद बीजेपी वहां हल्ला बोला, पूरा मतलब चुनाव में ये चीज हावी रहा। क्या लगता है कि इसका फायदा हुआ है बीजेपी को? भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के द्वारा जो भी बयान दिया गया, प्रधानमंत्री पर जिस तरीके आरोप लगाया गया, नीच जाति कहा गया, खून का सौदागर कहा गया, इस तरह का कई तरह का चाय बेचने वाला तक कहा गया, जिससे गुजरात के जनताओं को ये लगा कि ये प्रधानमंत्री का अपमान नहीं है, गुजरात की जनता का अपमान कांग्रेस के द्वारा की जा रही है। तीसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी 2014 से नरेंद्र मोदी जी अपने चुनाव का सबका साथ, सबका विकास और विकास मुख्य रूप से उनका एक मुद्दा रहा है। और आज भी हम गुजरात में और हिमाचल प्रदेश में विकास का मुद्दा को हमने सबसे ज़्यादा फोकस किया और तीन वर्षों के अंदर में केंद्र सरकार के द्वारा आम जनता के हित में जो भी विकास को जमीन पर उतारने का काम किया गया, उन सारे योजनाओं को हमने गुजरात और हिमाचल प्रदेश में अपने चुनावी कैंपेनिंग में रखा और जिसका परिणाम हमको आज उस विकास के मुद्दे पर मुहर लगी और हमारी दोनों राज्यों में अच्छी जीत का वह परिणाम है विकास। चलिए, ये बहुत अच्छी बात रही, लेकिन कुछ बातें निकल कर आई है रिजल्ट आने के बाद। जिस तरह से शुरुआती रुझान में बीजेपी काफ़ी आगे आ गई थी, फिर कमबैक की कांग्रेस काफ़ी आगे निकल गई थी। ऐसा लग रहा था एक समय कि बीजेपी कहीं वहाँ लूज न कर जाए गुजरात में, मतलब 2020 मैच देखने को मिल रहा था दर्शकों को। तो कहीं ना कहीं करीबी होने की वजह क्या है, इतनी करीब? चूंकि बीजेपी का एक गढ़ माना जाता है गुजरात, वहाँ से राष्ट्रीय अध्यक्ष आते हैं, वहाँ से प्रधानमंत्री आते हैं, कई दिग्गज नेता हैं जो गुजरात से आते हैं, लेकिन फिर ऐसी क्या स्थिति है जो वहाँ पे काफ़ी करीबी आना पड़ा? पिछले जैसा कि आपने बताया कि उसकी वजह क्या थी कि कम सीट क्यों आई, लेकिन क्या ऐसा वजह रहा कि वहाँ इतने बड़े दिग्गज होने के बाद बीजेपी को परेशानी का सामना करना पड़ा है? देखिए, चुनाव के परिणाम का जो रुझान था वह ईवीएम की मशीन खुलती है। कुछ क्षेत्र ऐसा होता है जहां हमारे विरोधी दलों का वोट हो सकता है कि उस पर कुछ ज़्यादा मात्रा में मिला हो, तो यह परिणाम जो होता है वह आखिरी ईवीएम मशीन खुलने के बाद। दूसरी बात कि कांग्रेस के जो चार वहाँ के मजबूत नेता थे, शक्ति सिंह जैसे लोग वहाँ चुनाव हारे हैं। रही बात जो किसी भी परिस्थिति में जनता कांग्रेस के भ्रष्टाचार को नकार दिया, विकास को स्वीकार कर लिया। और आज मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूं कि राहुल गांधी जब राष्ट्रीय कांग्रेस के उपाध्यक्ष हुआ करते थे तो 27 चुनाव में वो पराजित का परिणाम कांग्रेस के झोली में उसने दिया। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के बाद देश की जनता ने राहुल गांधी को सौगात के रूप में गुजरात और हिमाचल प्रदेश चुनाव की हार सौगात में उसने देने का काम किया। रही बात भारतीय जनता पार्टी आने वाला समय में जो एक संकल्प लिया गया है कि सबका साथ, सबका विकास, भ्रष्टाचार मुक्त भारत, कांग्रेस मुक्त भारत,
ये आने वाला समय में जरूर संभव है और यह जो चुनाव का परिणाम है वह 2019 का शंखनाद है और फिर 19 में भारतीय जनता पार्टी की प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और फिर भाई नरेंद्र मोदी जी उस प्रधानमंत्री के कुर्सी पर बैठेंगे। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कांग्रेस मुक्त भारत की बात कर रहे हैं आप। 14 राज्यों में आपकी सरकार बन चुकी है, मतलब सीधा सीधा ये है कि 68% आबादी पर आपका अब जो है सो नियंत्रण है, मतलब आपका जो क्षेत्र बन चुका है और देश के 68% हिस्से पे आप हैं। अब एक बड़ा हिस्सा मिला है, लेकिन अभी लोग जो है सो विकास की बात अभी देखने को नहीं मिल रहा जिस तरह से मिलना चाहिए। मोदी जी ने कैंपेन किया, बहुत सारा योजना उन्होंने लागू किए हैं, लेकिन अभी भी विरोध काफी है इस चीज का। आम लोग उस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं। जैसे आपकी नोटबंदी की बात कर लेते हैं तो उसमें भी कई तरह की दिक्कतें सामने आ रही है। अब तक कई लोगों की परेशानी हो रही है। हाँ, एक तरफ जरूर है कि फायदा जरूर पहुंचा है हम लोगों का उसका, लेकिन जो गरीब तबके के लोग हैं, डिजिटल इंडिया की बात कर रही है आपकी सरकार, लेकिन गरीब तबके के लोग अब भी नहीं जुड़ सके हैं। इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले गरीबों के लिए मुद्रा योजना लाई गई और जो छोटा छोटा व्यवसायी है जिसके पास पूंजी नहीं है उसके लिए मुद्रा योजना लाई गई और उस मुद्रा योजना के तहत काफी लोग छोटा छोटा उद्योग के रूप में स्थापित हुए। इसमें थोड़ी सी कठिनाइयां जरूर आ रही है और वह कठिनाइयां बैंक के द्वारा प्रभावित किया जा रहा है, जो केंद्र सरकार के जानकारी में आई है और उनके माध्यम से इसको भी दूर करने का प्रयास किया जा रहा है। विकास के लिए जो भी योजना है, अगर कोई प्लांट अगर आप बैठाते हैं तो उसको फाइनल स्टेज में पहुंचने में थोड़ा समय लगता है। तो जो नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गरीबों के हित के लिए, भारत के विकास के लिए जो योजना का प्लांट बैठाया गया है उसमें थोड़ा सा अभी दिखने को हल्का हल्का नजर पड़ रहा है, लेकिन 2019 आते आते यह देखने को मिलेगा कि इसके माध्यम से कितने लोगों को फायदा पहुंचा। रही बात कि मोदी जी आज बहुत ऐसे आधुनिक अस्त्र हैं जिसका प्लांट बैठाया गया और उसको आज अपने देश के सुरक्षा के लिए उसको थल सेना हो, वायुसेना हो, नेवी हो, सारे जगह उतारने का काम किया गया। कारण आज देख लीजिए कि चाइना जब कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी तो चाइना जब एक बार दहाड़ता था तो हमारे कांग्रेस के मुख्यमंत्री हो, भारत के कांग्रेस के प्रधानमंत्री हो, वह एक भी उसका प्रतिवाद नहीं करते थे। आज डोकलाम में चाइना को छोड़ना पड़ा। आज पूरे विश्व में भारत से माने ये डरने का काम कर रहा है और भारत आज एक पूरे विश्व में एक मजबूत देश के रूप में उभरा है और किसी को भी जवाब देने के लिए मोदी तैयार बैठा हुआ है। ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि मोदी ने, हो सकता है कि आप लोगों ने, जो आपकी सरकार है, उन्होंने अच्छा काम किया बॉर्डर पर, चाहे वो विदेश नीति पर हो, तो लेकिन वो तो एनालिसिस होगी। अभी चूंकि जीत हुई है अभी तो काफ़ी, लेकिन विशेषज्ञ लोग जो हैं सो अभी उस पर एनालिसिस करेंगे कि बीजेपी कहाँ बेहतर की है या फिर कांग्रेस की कहाँ चूक हुई है। लेकिन बता दें कि दरभंगा से भी बड़े दिग्गज नेता गए थे गुजरात चुनाव में, वहाँ को कैंपेनिंग किए और शायद उसका क्या असर लग रहा है, आपको पता है? देखिए, गुजरात में अपने मिथिलांचल के एक अच्छी आबादी वहाँ व्यवसाय कर रहे हैं, मजदूरी कर रहे हैं और उन लोगों के बीच में दरभंगा से, समस्तीपुर से, मधुबनी से, खास करके मिथिलांचल से काफ़ी लोग वहाँ चुनाव के कैंपेनिंग में गए
अपने लोगों के बीच में उनकी एक अच्छी स्वागत हुई और उन लोगों ने भारतीय जनता पार्टी को वोट देने का काम किया। तो मेरा ये कहना है कि जो भी लोग यहाँ से गए वह भारतीय जनता पार्टी के लिए काफ़ी कारगर रहे और वहाँ वोट प्रतिशत को बढ़ाने में मिथिलांचल का भी एक बहुत बड़ा योगदान है। तो निश्चित तौर पर तकनीकी का प्रयोग किया गया, नए तकनीक से बीजेपी जो जगह जगह इन सब नए चीज़ों का प्रयोग कर रही है और सफल भी हो रहे हैं, क्योंकि 14 राज्यों में अब बीजेपी का कब्जा है, वो अपने बल पे सरकार चला रही है। उम्मीद है कि देश को काफ़ी तरक्की मिलेगी और इनके नेतृत्व में। लेकिन आगे जो हम बताते कुछ स्थानीय मुद्दा पे हम आएंगे, क्योंकि सांसद दरभंगा के सांसद जो हैं उनकी स्थिति पर प्रकाश डालेंगे। क्या आने वाले समय में उनके साथ क्या होगा, या फिर बीजेपी रखेगी या फिर उन्हें निकालेगी, ऐसी क्या संभावना दिख रही है? क्योंकि काफ़ी लंबे समय से वो सस्पेंड चल रहे हैं और कई बार उन्होंने ये भी कहा है कि मुझे वापस लिया जाए, नहीं तो हमें डिसीजन करने दिया जाए, लेकिन बीजेपी के तरफ से या पार्टी के तरफ से कोई इस तरह का बयान नहीं आ रहा है उन पर। इसका क्या मायने है? देखिए, दरभंगा के सांसद माननीय कीर्ति झा आजाद जी पार्टी से निलंबित हुए, आज भी निलंबित हैं। भारतीय जनता पार्टी पुनः आने वाला लोकसभा चुनाव में प्रत्याशी बनाते हैं नहीं बनाते हैं, ये केंद्रीय संसदीय बोर्ड का निर्णय है। लेकिन उनका आरोप है अशोक जी, उनका आरोप है कि इस तरह से हमारे संसद क्षेत्र में विकास कम हो रहा है, यहाँ की बातों को संसद में उठाया नहीं जा सक रहा है, इससे आम लोगों को ही परेशानी हो रही है। तो इस पर या तो बीजेपी को अपना स्टैंड साफ कर देना चाहिए। क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं बीजेपी यहाँ पे बैकफुट पे आ रही है इन पर, या फिर कार्रवाई करने से या फिर कार्रवाई नहीं करने पे क्या ऐसा लग रहा है? देखिए, सबसे बड़ी सवाल है कि यह हमारे स्तर का जवाब देने लायक चीज़ नहीं है। ये संसदीय बोर्ड और नरेंद्र मोदी जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी इस पर निर्णय ले सकते हैं, यह हम लोगों के स्तर की चीज़ नहीं है। दूसरी बात कि भारतीय जनता पार्टी जिसको भी सांसद के चुनाव में अपना प्रत्याशी घोषित करेंगे, भारतीय जनता पार्टी जीत की जो रास्ता है, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता चुनाव जीतेगी और केंद्र सरकार को दरभंगा का सीट उनके झोली में देने का काम करेंगे। रही बात कि हमारे यहाँ कार्यकर्ताओं की कमी नहीं है और हमारे यहाँ भारतीय जनता पार्टी में कांग्रेस के जैसे वंशवाद नहीं है। जो कार्यकर्ता काम करता है वह कार्यकर्ता को उठा करके विधानसभा का, लोकसभा का, विधान परिषद का या संगठन में ऊंचे पदों पर बीच से उठा करके उसके कार्य क्षमता को देख करके उठा करके लाया जाता है। और संसदीय चुनाव के लिए हमारे यहाँ उम्मीदवारों की कोई कमी नहीं है। एक पर एक उम्मीदवार हमारे यहाँ तैयार हो चुके हुए हैं। पार्टी जिसको भी टिकट देगी, जीत भारतीय जनता पार्टी के झोली में जाएगी। चलिए, तो काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं अशोक जी की जनता इनके साथ है। ये अशोक नायक जी थे, जिला उपाध्यक्ष बीजेपी से। लगातार हम इनके साथ बने रहेंगे, चूँकि आज भाजपा का दिन है, 2 राज्यों में अपनी सरकार बनाएगी, तो साफ है कि बीजेपी में उत्साह काफ़ी अधिक होगा। उनके चेहरे पर और कपड़ों पर देख रहे हैं कि रंग गुलाल लगा हुआ है, तो कहीं ना कहीं होली खेल कर भी आए हैं। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, और फिर हम मिलेंगे। देखते रहिए दरभंगा न्यूज एक्सप्रेस। आप लोगों को भी बधाई।